मान लीजिए कि यहाँ एक एंजाइम है जिसे इस ताले द्वारा दर्शाया गया है और ये जो चाबी है वो उस क्रियाधार को दर्शाती है जिस पर एंजाइम क्रिया करेगा। अब एंजाइम संबंधित अभिक्रियाओं के लॉक और की मॉडल यानी कि ताला और चाबी मॉडल के अनुसार क्रियाधार एंजाइम में ऐसे जुड़ा होगा जैसे कोई चाबी ताले में लगी होती है। इसके बाद अभिक्रिया होगी जिसमें क्रियाधार उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। यही लॉकर की मॉडल दर्शाता है। लेकिन बाद में ये पता चला कि इस मॉडल की कई सीमाएं थीं और ये मॉडल पूरी तरह से ये नहीं समझा पा रहा था कि एंजाइम संबंधित अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। शुरुआत के लिए कई एंजाइम एक रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक क्रियाधार पर क्रिया कर सकते हैं। ये लॉकर की मॉडल उन प्रकार के एंजाइमों को ध्यान में नहीं रखता था जिनमें एक से अधिक क्रियाधार होते हैं, जबकि एक चाबी एक से अधिक ताले में नहीं लग सकती। तो इस मॉडल के अनुसार एक एंजाइम के पास केवल एक ही क्रियाधार हो सकता है। दूसरी बात, विश्लेषण से ये सामने आया कि जब एंजाइम क्रियाधार से जुड़ता है तब एक ट्रांजिशन स्थिति यानी कि ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्थिति एक मध्यवर्ती स्थिति होती है जो आगे चलकर उत्पाद बनने की ओर ले जाती है। वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए कि लॉकर की मॉडल ट्रांजिशन स्थिति के निर्माण को कैसे समझाता है, तो ये इस मॉडल की एक और सीमा थी। तीसरी बात, और गहन विश्लेषण से ये पता चला कि जैसे ही क्रियाधार एंजाइम से जुड़ता है, एंजाइम में एक संरचनात्मक परिवर्तन यानी कि कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है या इसके त्रिआयामी आकार में बदलाव आता है। तो ये लॉकर की मॉडल इस संरचनात्मक परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखता है। तो ये इस मॉडल की एक और सीमा है। तो वैज्ञानिक एक ऐसा मॉडल विकसित करने की कोशिश कर रहे थे जो इन सीमाओं को समझा सके और फिर भी ये स्पष्ट कर सके कि एंजाइम संबंधित अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। तभी उन्होंने प्रेरित आसंजन सिद्धांत यानी कि इंड्यूस्ड फिट थ्योरी प्रस्तुत की, जिसे हम आज सीखने वाले हैं। अब ये सिद्धांत कैसे काम करता है? मान लीजिए ये एक एंजाइम है। ये इसका सक्रिय स्थल यानी कि एक्टिव साइट है जहां क्रियाधार आकर जुड़ने वाला है और यह है क्रियाधार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि सक्रिय स्थल का आकार क्रियाधार के आकार से मेल नहीं खा रहा है। आप जानते हैं कि किसी एंजाइम को ठीक से काम करने के लिए क्रियाधार को आकर एंजाइम से जुड़ना होगा। केवल तभी अभिक्रिया हो सकती है और एंजाइम क्रियाधार को उत्पाद में परिवर्तित कर सकता है। अगर क्रियाधार सक्रिय स्थल में सही तरीके से नहीं जुड़ रहा है तो एंजाइम इस क्रियाधार पर क्रिया कैसे करेगा? ये तो थोड़ा उलझन भरा है ना? ये भी प्रेरित आसंजन सिद्धांत की एक सीमा जैसी लगती है, लेकिन नहीं, विश्वास कीजिए, यहीं पर प्रेरित आसंजन सिद्धांत का असली अर्थ समझ आता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब क्रियाधार आकर एंजाइम से जुड़ता है तब एंजाइम में एक संरचनात्मक परिवर्तन होता है या इसके त्रिआयामी आकार में बदलाव आता है। अब ये कैसे होता है? याद कीजिए कि एंजाइम वास्तव में प्रोटीन होते हैं, है ना? और प्रोटीन अमाइनो अम्लों से बने होते हैं। तो इस एंजाइम के सक्रिय स्थल पर कुछ अमाइनो अम्ल होते हैं और ये अमाइनो अम्ल क्रियाधार के अणुओं से अस्थायी बंध यानी कि टेम्पररी बॉन्ड्स बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये बंध अस्थायी हैं, ये जल्दी ही टूट जाएंगे। तो जैसे ही ये बंध बनते हैं, ये एंजाइम में संरचनात्मक परिवर्तन का कारण बनते हैं। तो शुरुआत में सक्रिय स्थल ऐसा था, अब क्रियाधार के जुड़ने के बाद सक्रिय स्थल का आकार बदल जाता है ताकि वो क्रियाधार को बेहतर तरीके से जोड़ सके। क्रियाधार एंजाइम में एक संरचनात्मक परिवर्तन उत्पन्न करता है जिससे वो एंजाइम में बेहतर जुड़ जाता है। इसी कारण इसे प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि क्रियाधार एंजाइम के आकार में परिवर्तन को प्रेरित करता है यानी कि इंड्यूस करता है। अब जैसे ही एंजाइम में संरचनात्मक परिवर्तन होता है, ट्रांजिशन स्थिति बनती है। अब अगर आपको याद हो, ट्रांजिशन स्थिति वो मध्यवर्ती स्थिति है जो एंजाइम क्रियाधार जटिल बनने के दौरान बनती है और इस ट्रांजिशन स्थिति में बहुत तेजी से चीजें घटती हैं। क्रियाधार में बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं जिससे उत्पाद बनता है। अब उत्पाद की सक्रिय स्थल के प्रति आत्मीयता यानी कि एफिनिटी क्रियाधार की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए जब उत्पाद बनता है तो वो एंजाइम से जल्दी ही अलग हो जाता है। उत्पाद आसानी से एंजाइम से अलग हो सकता है। अब जब ये होता है तो एंजाइम के सक्रिय स्थल में कोई बंध नहीं बचते जो इसे इस बदले हुए आकार में बनाए रखे। तो सक्रिय स्थल अपने मूल आकार
यानी कि ओरिजिनल कॉन्फर्मेशन में वापस आ जाता है। जब उत्पाद एंजाइम को छोड़ देता है, तब एंजाइम अपने मूल आकार में लौट आता है। अगर हम वापस देखें तो ये इसका मूल आकार था। इसके बाद ये ऐसे बदल गया ताकि क्रियाधार को बेहतर तरीके से जोड़ सके। अब ये अपने मूल आकार में वापस जाएगा। जब एंजाइम अपने मूल आकार में लौट आता है, तब वो फिर से अन्य क्रियाधार से क्रिया करने के लिए स्वतंत्र होता है और अभिक्रिया आगे बढ़ती रहती है। तो लॉक और की मॉडल की दो सीमाओं को प्रेरित आसंजन सिद्धांत बहुत अच्छे से समझा देता है। एक है संरचनात्मक परिवर्तन। क्रियाधार एंजाइम से जुड़ता है, जिससे एंजाइम में एक संरचनात्मक परिवर्तन होता है और फिर ट्रांजिशन स्थिति का निर्माण होता है। जैसे ही एंजाइम क्रियाधार को जोड़ने के लिए परिवर्तित होता है, ट्रांजिशन स्थिति बनती है। अब एक से अधिक क्रियाधार की उपस्थिति का क्या, वो भी प्रेरित आसंजन सिद्धांत से समझाया जा सकता है। आज जब एंजाइम अपने मूल आकार में लौट आता है, तब वो एक और क्रियाधार से जुड़ने के लिए स्वतंत्र होता है। तो यदि कोई दूसरा क्रियाधार है जिसका आकार अलग है, तो वो भी आकर किसी अन्य सक्रिय स्थल से जुड़ जाएगा और वो सक्रिय स्थल भी इस क्रियाधार के आकार के समान नहीं होगा। तो यदि ये क्रियाधार है, जब एंजाइम का सक्रिय स्थल अभी भी ऐसा ही होगा। जैसे ही ये जुड़ता है, एंजाइम फिर से एक संरचनात्मक परिवर्तन से गुजर सकता है, जिससे क्रियाधार भी उत्पाद में परिवर्तित हो सके। तो ये थी प्रेरित आसंजन सिद्धांत की बात।